वो दिख नहीं रही थी जैसे बिस्तर में, और जो थी ना वो ऐसे बंद होके यहाँ बिल्कुल हो गई थी, पलक यहाँ दिख रही थी, बंद थी वो। डॉक्टर से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया जी इसकी 6 पसलियाँ टूटी हुई हैं, दोनों हाथ टूटे हुए हैं, पैर टूटे हुए हैं, मैं कोई गारंटी नहीं लेता, ये 2 मिनट जिए, 10 मिनट जिए, 15 मिनट जिए। वो सज्जन आज भी रिटायर नहीं हुए, मैं उन्हें कोसती हूँ, एक बच्ची का अपराध है आपके ऊपर। वो उनका कहना ये था कि वो उनकी बीवी को तब तक मज़ा नहीं आता जब तक मुझे इस तरह न मार लें कि वो गीला कपड़ा करें, उसका कोड़ा जैसा बनाए और उससे मुझे मारें। इनका कपड़े का कोड़ा बना के क्यों मारने का, हंटर जैसा बना के, कि वो उसका निशान नहीं पड़ता गीले कपड़े। वहीं भी कुत्ता खाता है, उसी की जगह इसका रख देते हैं खाले से। अब वो कुत्ता खा जाए, पहले कौन खा जाए। बस ये सच्चाई ये है कि इन बच्चों को, जो लड़कियां हैं, उनको आज भी रेड लाइट एरियाज में धकेला जा रहा है। ये बच्चे ऐसी जगहों पे जाकर फंसा दिए जाते हैं, वो जीवन में नहीं आ पाते। और देखिए जिस लड़की को मैं कह रही हूँ पहले, जो कि बड़ी प्रतिष्ठित लोगों के घर में थी, उसका कहना यह था कि उसका बेटा मेरे साथ सेक्स में करता है। जब वो ड्रिंक करके आता है और जब मैंने मैडम जी से बताया तो मैडम जी ने ये कहा कि तू ही मिली है ना उसे, उसके लिए लड़कियों की लाइन लगा दूंगी मैं कल, लेकिन मुकदमा नहीं पुलिस रिपोर्ट ना, कैसे लिखेगी, इतने प्रेशर से उन पे। तो जो आप ये ऊँट दौड़ की बात कर रहे थे, एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे आप? देखो, अरब कंट्रीज का अपना प्लेजर का तरीका है। वहाँ शेखों का एक ऊँट दौड़ का उनका खेल होता है, जिसपे ऊँट पे बच्चा बांध दिया जाता था, 2.5 साल का, 3 साल का, 1 साल का। हाँ, वो बच्चा बांध दिया जाता था, और जैसे ऊँट दौड़ता, बच्चा चिल्लाता, रोता, रोने से ऊँट और ज़्यादा घबरा के दौड़ता, और वो उनका अल्टीमेट प्लेजर था। वो हंसते उस वक्त, चिल्लाते, चीखते, और अंत में बच्चा मर जाता। वो फ्लूट पीते हैं नशे के लिए, उनको दिया जाता है। एक बच्चा जीआरपी ने हमें दिया, और 4-5 साल का होगा अभी, 4-5 साल का है, और उसको लेके ऐसे उसने मुंह में डाला। अभी तक उसे ये भी नहीं पता था कपड़ा तुम्हें क्यों दिया जाता, बस उसे ये पता था कि इस कपड़े को लगाऊंगा तो नींद आ जाएगी मुझे। वहाँ घर वालों को बाकायदा दिखाया जाता है कि देखिए 5 स्टार में हमारा आपका बच्चा रह रहा है, बढ़िया, उसका बेड लगा हुआ है बराबर में, लगेज उठाने के जाता है, वही खाता है जो मालिक खा रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो सेक्स के लिए रखे जाते हैं बच्चे। लड़कियों के गायब होने की न्यूज़ बहुत सुनी जाती है, और अगर डेटा पे जाया जाए तो हर घंटे में 2 लड़कियां इंडिया से गायब हो जाती हैं। लड़कियां गायब हो जाती है, वो जाती कहाँ है इस पर कोई बात नहीं करता। न्यूज़ में बड़ी बड़ी हेडलाइंस बन जाती है कि दिल्ली में आजकल इतनी सारी लड़कियां गायब हो रही हैं, या फिर किसी और स्टेट में इतनी सारी लड़कियां गायब हो रही हैं। पर ये जा कहाँ रही है? क्या ये ट्रैफिकिंग का पार्ट है, या फिर इनको किडनैप कर लिया जाता है? तो आज के पॉडकास्ट में हम इसी कड़वी सच्चाई पर कुछ खुलासा आपके सामने करने वाले हैं, जिसमें हमारी हेल्प करेंगे हमारे स्पेशल गेस्ट अतुल शर्मा मैम, जो कि एक सोशल वर्कर हैं, और उनके पॉडकास्ट आपने हमारे पेज पे पहले भी देखे हैं और काफी पसंद किए हैं। इसके साथ ही हमने आज के पॉडकास्ट में बात की है कि कैसे कॉलेजेस में ड्रग्स के थ्रू बच्चों का फ्यूचर खराब कर दिया जाता है, जिसके शिकार लड़कियां भी बन जाती हैं, और कुछ केसेस में तो लड़कियां मजबूर भी नहीं होती, वो वॉलंटियरली इसको अपना एक प्रोफेशन बना लेती हैं। और मैम ने ऐसे रियल एक्सपीरियंसेस आज के इस पॉडकास्ट में शेयर किए हैं जिससे आप शॉक होने वाले हो। तो इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखना, और हाँ, ऐसे ही अच्छे और एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट देखने के लिए ट्रू टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? मैम फिर से स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। तो मैम पहले हमने तो एप्स्टाइन फाइल्स पे बात करी कि इंडिया में एप्स्टाइन भी कोई, उनका भी कोई रूप है, और आश्रम में क्या क्या होता है। आपने बहुत अच्छे से बताया कि आपने बिल्कुल रियल स्टोरीज बताई कि क्या होता है आश्रम में, और आपने क्या क्या कैसे कैसे रेस्क्यू किया लड़कियों को। अब हम बात करेंगे, डेली मतलब न्यूज़ तो आती है कि हर महीने 1000-2000 लड़कियां गायब होती हैं, या किडनैप होते हैं, या बच्चे गायब होते हैं। ये फैक्ट है, ये पुलिस के उस पर भी आता है, ये FIRs होती हैं, पर उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, राइट। तो मैम जो ये बच्चे उठा के ले जाते हैं, यानी क्या रैकेट है, और ये मतलब क्या पूरा सिनेरियो है, और इनके साथ क्या किया जाता है लड़कियों के साथ? पहली बात तो ये है कि अभी जो रिसेंट में जो खबरें चली वो तो फेक थी। अच्छा। अपहरण तो ये सरकारी आंकड़े भी कहते हैं कि हर 1 घंटे में 2 बच्चों का अपहरण हो रहा है हिंदुस्तान में। हर एक, ये औसतन, हाँ, हर 1 घंटे में। ये तो ये फैक्ट तो है। केवल 2 बच्चे कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ 2000 बच्चों का होता होगा। अच्छा, नहीं पता लग रहा। बिल्कुल, इंडिया कोई छोटा मोटा देश थोड़ी। 2 बच्चे तो अकेले दिल्ली में गायब हो जाए तो लोगों को पता नहीं लगता। लेकिन ये जो चली, ये तो एक खैर किसी फिल्म का प्रमोशन था कि जिसके लिए इन्होंने ऐसा, और बहुत गंदा था ये तरीका, ये कोई अच्छा तरीका नहीं था। लोगों में दहशत फैल रही थी, लोग परेशान हो रहे थे। लेकिन सच्चाई यही है कि अब हम जैसे पुराने लोग भी डरने लगे हैं बच्चे की सुरक्षा को लेके, कि छोटा बच्चा घर में है अगर, तो बाहर भी निकल गया तो पहले हम देखने निकलते कहाँ है, कोई क्यों नहीं दिख रहा उसको। कोई बच्चा मुझे सड़क पे दिख जाए तो मैं ये देखती हूँ कि बच्चा अकेला क्यों है,
इसके साथ क्या नहीं हो सकता। यानी इतना ख़राब माहौल हो चुका है कि हम जैसे लोग अगर इसमें वो हो रहे हैं, तो आप तो नए बच्चे हैं, आप तो अपने बच्चे को लेके कितने सशंकित होते होंगे। ये सच्चाई ये है कि इन बच्चों को, जो लड़कियां हैं, उनको आज भी रेड लाइट एरियाज में धकेला जा रहा है। रेड लाइट एरिया केवल एक ट्रैफिकिंग का नहीं है, छोटे लड़के हैं सेक्स टूरिज्म में जा रहे हैं, जो लड़कियां हैं वो रेड लाइट एरियाज में जा रही हैं। इसके अलावा जो और भी एक में कड़वा सच ये है कि घरों में जो बच्चे रखे जा रहे हैं काम के लिए, अच्छा। उनकी बहुत दुर्दशा है, बहुत दुर्दशा है। कुछ अखबार कटिंग्स भी मैं आपको भेज दूंगी जो मैंने रेस्क्यू किए हैं बच्चों को। ऐसे को क्या रेस्क्यू किया है कि कोई मर गया, कोई खप गया बच्चा। एक बच्ची खुद से भाग के आती है और कहती है कि मुझे किसी भी तरह बचा लो। मैंने कहा मेरे पास कैसे आई, कि नहीं भैया छोड़ के गए, मुझे यहाँ का कुछ नहीं पता, मैं तो बाहर की हूँ। पंजाब की लड़की थी, वो काम के नाम पे आ गई, बहुत गरीब से घर की थी। तो और वो शहर के प्रतिष्ठित लोगों में से थे जिनके घर में थी वो। अच्छा। वो उसका कहना ये था कि वो उनकी बीवी को तब तक मज़ा नहीं आता जब तक मुझे इस तरह ना मार ले कि वो गीला कपड़ा करे, उसका कोड़ा जैसा बनाए और उससे मुझे मारे। हाँ। थप्पड़ और की और लात घूसों की बात नहीं है ये कि मुझे, मैं कैसे चिल्लाऊं, कैसे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चोट लगे और वो दिखे ना। मैंने कहा कपड़े का कोड़ा बना के क्यों मारने का, हंटर जैसा बना के, कि वो उसका निशान नहीं पड़ता गीले कपड़े का। अच्छा। ये उस बच्ची ने सच्चाई देखी, 14-15 साल की बच्ची थी। या मैं एक दूसरी बच्ची की बात करूँ, इनकी सबकी मैं अखबार की कटिंग्स दे सकती हूँ आपको कि हमारे पास किसी ने फ़ोन किया। ये तो ऊपर वाले की कृपा है कि आज भी लोग इतने जागरूक हैं कि मुझे फ़ोन करते हैं। आपके पॉडकास्ट के ज़रिए तो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, लेकिन उससे पहले भी करते थे। तो मुझे फ़ोन किया कि देखो इस बच्ची को बचा लो, नहीं मरेगी ये, बचेगी तो है नहीं। मैंने सोचा फेक हो सकता है, पर फिर भी चलते हैं। रात हो रही थी और सर्दियों के दिन थे। हम गए, वहाँ से थोड़ा दूर पे पड़ता है, 10-12 किलोमीटर पे। तो वो जो बच्ची दिखी, मैंने जो उसकी हालत देखी ना, मुझे कुछ सूझा नहीं। वहाँ एक औरत बैठी, मैंने उसको 2-3 थप्पड़ मार दिए। मैंने कहा ये क्या हो रहा है इस बच्ची के? वो दिख नहीं रही थी जैसे बिस्तर में, और काला चेहरा पड़ा था और आँखें जो थी ना वो ऐसे बंद होके यहाँ बिल्कुल हो गए थे, पलक यहाँ दिख रही थी, बंद थी वो। ऐसे खोल के देखा तो खुल नहीं रही थी। और जब वो डॉक्टर से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया जी इसकी 6 पसलियाँ टूटी हुई हैं, दोनों हाथ टूटे हुए हैं, पैर टूटे हुए हैं। मैं कोई गारंटी नहीं लेता, ये 2 मिनट जिए, 10 मिनट जिए, 15 मिनट जिए। अभी तो मेरा बहुत बवाल हुआ, बहुत लड़ाई बजी, इतनी हुई कि मार पीट हमने सब की, कुछ नहीं छोड़ा। जो भी मेन तो नहीं आया हमारे सामने। फिर हम सीधे पहुंचे थाने, हमने कहा रिपोर्ट लिखो। हैरत की बात यह है वो सज्जन आज भी रिटायर नहीं हुए। मैं उन्हें कोसती हूँ कि आप एक ना एक दिन झेलेंगे, ये एक बच्ची का अपराध है आपके ऊपर। उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी। रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी सुनिए। वो बच्ची जो थी, जो विक्टिम थी, वो थी झारखंड की। अच्छा। और वो दिल्ली में काम करती थी। अच्छा। दिल्ली में जिनके घर काम करती थी उनका मायका मेरठ में है। उनके भाई प्रभावशाली नेता है, इसलिए ओके। दिल्ली से उनको मार पीट के यहाँ ले आई, यहाँ कुछ नहीं बिगड़ेगा। अच्छा। और जब हमने उनसे थोड़ा सा टाइट करके कहा तो उन्होंने कहा अरे छत पे से गिर गई, बंदर इसके पीछे दौड़ गए थे। तो भैया दिल्ली में भागते हैं हम तो लेके बच्चों को क्या किसी को भी, जब यहाँ से जवाब दे दिया जाए तो दिल्ली भागते हैं, यहाँ मेरठ कौन आता है। और वो सुबह मर गई, और देखिए ना रिपोर्ट लिखी गई ना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ये बड़े लोगों की बात बता रही हूँ मैं तीसरे बच्चे का और केस बता रही हूँ। ये जो आप कह रहे हैं ना कि गायब कहाँ होते हैं, ये केवल सेक्स ट्रैफिकिंग में नहीं जाते, ये घरेलू कामकाज के नाम पे इन पे जो शोषण होता है ना। एक किसी महिला ने मुझे फ़ोन किया कि मैडम नाम नहीं बताऊंगी अपना, कभी मुझे कॉल भी मत करना इस नंबर पे, क्योंकि मेरे पति को पता लग गया तो मुझे मेरा घर बिगड़ जाएगा। मैंने कहा बताओ कि मेरे घर के सामने एक घर है और उसमें इस कदर बच्ची के साथ, और 12-13 साल की बच्ची है, ये हालत है कि बड़ा सा कुत्ता उनका, क्या कुत्ते का नाम बताया, उस पर वो लगा रखते हैं वो मस्क जैसा। हाँ, तो वो कुत्ता भी वहीं बंधा रहता है, सारा दिन गुर्राता, बच्ची उससे डरी हुई है, बैठी रहती है। सारे घर में रसोई तक में भी उसके कैमरे हैं, खाने को नहीं है, कुछ नहीं है, और वो बच्ची क्या करे। तो हमने कहा चलो देखते हैं, और वो बड़े लोग हैं। हमने सीधे सीधे पहली बार मैंने ऐसा किया कि मैंने पुलिस को संपर्क किया। पहले मैंने अपने किसी वॉलंटियर को भेज के बताया कि ये है बच्ची, फिर मैंने पुलिस को संपर्क किया। मैंने कहा आके करना पड़ेगा आपको, आज नहीं किया तो आज तो बहुत बवाल करूँगी शहर में। खैर पुलिस आई, किसी को बुलाया, पेच वेच खोले, बच्ची इतनी सी बच्ची, और इस हालत में हो रही थी कि ऐसे डर के काँप रही, बोल नहीं पा रही थी, पता नहीं लग रहा था, हमें भाषा नहीं समझ आई उसकी। हम झारखंड की समझ रहे थे लेकिन वो उड़ीसा की थी, नहीं बता पा रही। तो कुछ कुछ लिख के दे रही थी हमको, वो भी नहीं समझ आया। वो शायद अंक लिख रही थी, कुछ नंबर लिखने की कोशिश कर रही, नहीं आया हमें समझ में। उसे निकाल के लाए, पुलिस वाले भी लाए, वो सब। मुझे एक महिला रोती हुई दिखाई दी, वो भी मैं भेजूंगी आपको। मुझे रोती हुई दिखाई दी तो मैं समझ गई थी कि ये महिला, पर मैंने उसकी तरफ से इग्नोर कर दिया उसे। अब देखिए उसका कैसे होता है। ये सब छपा, अगले दिन अखबार में छपता है
कि संकल्प के लोगों ने हमसे 5 लाख रुपए मांगे, हमने उन्हें दिया तो उन्होंने कहीं से ओह। लड़की हमारे घर में प्लांट की और उसे निकाल लिया। अच्छा। थैंक गॉड कि हमने उस दिन पुलिस को बुलाया था और हमसे 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं कि वो एक बहुत बड़े अधिकारी थे जिनका घर अच्छा। मौजूदा। तो वो इतना सा कोष्ठक में लिखा, पुलिस वालों ने जो दिया उन्होंने लिखा, इंस्पेक्टर ने खुद कहा कि बच्ची हमने रेस्क्यू की है, संकल्प ने हमको सूचना दी, संकल्प के लोग साथ रहे, हमने खुद अपना बंदा ले जाके वहाँ से कीलें निकलवाई हैं, खिड़की निकलवाई, खिड़की उतरी हुई रखी है और ये फर्जी बात है टोटली, क्योंकि वो मुकदमा लिखाने गए हम पे, हाँ। तो उनका फर्जी है, अब हम पे लिखाओ हमने निकाली है। बहुत वो गुस्से में थे वो भी बहुत ज़्यादा बच्ची की इस हालत को देख के। तो देखिए मतलब मजिस्ट्रेट के जब उसे पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट साहब ने भी, जैसे मुझे अंदर पुलिस वाले ने बताया कि वो भी दहल गए देख के, वो इस कदर मार रखा है। और जब उसका मेडिकल हुआ तो डॉक्टर ये कह रहे थे कि इसका मुश्किल से महीने में 1 किलो अन्न जा नहीं रहा है इसके पेट में, 1 किलो भी? अन्न हाँ जा नहीं रहा है इसके पेट में। मतलब उस औरत का ये कहना था कि जी वहीं पे कुत्ता खाता है, उसी की जगह इसका रख देते हैं, खा ले सी। अब वो कुत्ता खा जाए पहले कौन खा जाए, बस बचे कैसे सोचो। तो मैम जब पुलिस ने रेस्क्यू किया तो वो फैमिली वाले थे वहाँ पे जब आप लोगों ने किया? नहीं अच्छा, तब नहीं थे। नहीं वो नहीं थे, उन्हें तो वो तो बाद में भाग गई वो गाड़ी लेके, जैसे किसी ने सूचना दी होगी भाई तेरे घर पे रेड हुई है पुलिस की, भाग गई, पता लगा कि वो गाड़ी भी यहाँ तक आई थी लेकिन स्टार्ट करके भाग गई। लिखेगा कौन जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, तो बताइए कौन लिखेगा मुकदमा, नहीं लिखा Right. गया। तो मैम जो ये बच्चे किडनैप होते हैं हाँ। तो ये इनका होता क्या है, मतलब कहाँ स्टार्टिंग में कहाँ लेके जाते हैं और कौन किडनैप करने वाले कौन होते हैं? देखिए वो कोई ऐसा नहीं, किडनैप करने वाला कोई ऐसा नहीं है, घर के जो घरेलू कामकाज में फंसाए जाते हैं उनको मांग के लाते हैं, भी अच्छा। आपके घर की बहुत बुरी हालत है, उन्हें एक बच्चा चाहिए बच्चा खिलाने के लिए, हम्म, अधिकारी हैं बड़े हैं बच्चा हम्म, खिलाएंगे, या बड़े व्यापारी हैं उनके घर में बच्चा हुआ है, बच्चे को खिलाने के लिए एक बच्चा रखा जाता है। कितनी बड़ी बात है कि एक तरफ हम कहते हैं श्रम कानून है हमारे यहाँ, 14 साल का बच्चा तो कम से कम बच्चा माना जाता है, तो आप 14 साल के बच्चे से छोटा बच्चा खिलवा रहे हैं तो चाइल्ड लेबर तो आप भी करा रहे हैं, और हम कहते हैं चाइल्ड लेबर फ्री है हमारा हिंदुस्तान, है ना। वो चाइल्ड लेबर भी एक्ट में भी आते हैं वो, मगर कोई परवाह नहीं है। आप पूरा दिन रखते हैं उस बच्चे के खाने रहने पैसे की जिम्मेदारी आपकी होती है, क्योंकि आप उसके श्रम ले रहे हैं, लेकिन श्रम के बदले उनको कुछ नहीं दिया जाता। ये बच्चे ऐसी जगहों पे जाकर फंसा दिए जाते हैं वो जीवन में नहीं आ पाते। और देखिए जिस लड़की को मैं कह रही हूँ पहले, जो कि बड़ी प्रतिष्ठित लोगों के घर में थी, उसका कहना था कि उसका बेटा मेरे साथ सेक्स भी करता है अच्छा। जबरन। जब वो ड्रिंक करके आता है और जब मैंने मैडम जी से बताया तो मैडम जी ने ये कहा कि तू ही मिली है ना उसे, उसके लिए लड़कियों की लाइन लगा दूंगी मैं कल। उन्होंने नहीं मांगा, लेकिन मेडिकल में आया कि उसका हुआ फिर, लेकिन मुकदमा नहीं हुआ। मुकदमा मैं नहीं लिखा पाई आज भी, एक भी जो घरों में से लड़कियां मैंने निकाली हैं इतनी, कभी नहीं लिखा पाई पुलिस रिपोर्ट नहीं ना। लिखी? कैसे लिखेगी, इतने प्रेशर से उन पे तो। और मैं ज़्यादा परवाह नहीं करती, मैं तो कहती मैंने एक बच्ची की जान बचानी है। मेरा मकसद ही नहीं है कि किसी अपराधी को जेल भेजा जाए, ये तुम्हारा काम है, ये कानून का काम है, प्रशासन का काम है, सरकार का काम है, मेरा नहीं है। तो मैम वापस वो बच्ची को ढूंढ के वापस ऐसा कभी हुआ है कि ले गए या वापस फिर से नहीं फंस नहीं गई? वो तो जा ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता। नाबालिग बच्चियाँ कैसे चली जाएंगी, नारी निकेतन रहेंगी, वो तो पता ही हूँ। तो मैं बिल्कुल, मेरी प्रवृत्ति बहुत खराब है इस मामले में, तो मैं फॉलो अप करती हूँ। मुझे बच्ची नहीं दिखेगी उसी दिन मैं सवाल खड़े कर दूंगी, वो तो संभव ही नहीं है। तो मैम ज्यादातर लड़कियां नाबालिग ही होती हैं जो घर में हाउस जो हेल्प के घरों में नाम तो पे ले जाते हैं, ज़्यादातर और इनके घर वालों को पता नहीं चलता होगा। होता है कि दे दिया एक बार में 25-30 हज़ार, जिन्होंने 25 रुपए ना देखे हो एक मुश्त, उनको 25-30 हज़ार दे दिए, वो क्या आवाज़ उठाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे, अब उनकी तरफ से लड़की जिए मरे कुछ मरे। भी हो जाए। कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ जाएंगे वो कि कहाँ है हमारी बच्ची। हज़ारों प्लेसमेंट एजेंसी पूरी दिल्ली में, शादरा में, इनमें खुली पड़ी हैं, एक कमरों में, एक बाहर का कमरा लिया और उस पर एक कुर्सी पड़ी, एक मेज पड़ी, और 4 दिन बाद वो गायब। जहाँ 10 उन प्लेसमेंट एजेंसियों का कभी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं पूछता, उनका कोई ये नहीं पूछता कि चल कैसे रही हैं, कोई नहीं पूछता। तो क्या उनका ये अपराध नहीं है? राइट। वो बच्चियों को कहाँ ले जाते हैं और क्यों बंद हो जाते हैं फिर वो अचानक। बहुत जगह हम गए, बहुत जगह, जिन्होंने बड़ी बड़ी, कभी आप देखना अखबारों में वो छोटे छोटे वर्गीकृत, जिन्हें क्लासिफाइड विज्ञापन कहते हैं, उनमें ऐसे बहुत आएंगे, इतने वो चाहिए, इतने घरेलू कामगार, हाँ और हाँ, वो आते हैं। यही प्लेसमेंट एजेंसीज हैं। इनका कभी कोई रजिस्ट्रेशन चेक नहीं किया जाता, कभी ये नहीं पूछा जाता कि तुम कैसे कर रहे हो, तुम्हारा ये क्या है। बड़ी प्लेसमेंट एजेंसी है वो करती हैं, वो सब चीज़ों का उनका रहता है, हर चीज़ उनके आधार कार्ड, उनके पैन कार्ड, उनकी सब चीज़ जमा करेंगी, एड्रेस लेंगी। लेकिन यहाँ नहीं, और पुलिस को देंगी। पुलिस बार बार कहती है कि भाई कुछ भी नौकर रखने से पहले आप हमें सूचना दें, लेकिन कोई नहीं देता। पुलिस वेरिफिकेशन कराए, वेरिफिकेशन कराएं, नहीं कराते। इन छोटे छोटे बच्चों का कौन आवाज़ उठाएगा। तो राइट। ये ट्रैफिकिंग केवल ये मत समझिए सेक्स के लिए हो रही है। और सेक्स टूरिज्म में तो कह के ले जाते हैं बच्चे कि बच्चे को 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए भेजो। लड़कों की बात कर रही हूँ मैं। इसमें क्या होता है मैम एग्जैक्टली? बच्चा लगेज उठाने के नाम पे जाता है,
अगर आप होटल में रुकेंगे और लड़की बुलाएंगे या कोई लड़की प्रोस्टिट्यूट को बुलाएंगे तो आपको रेड होने का डर है, आपकी इज्जत उछलने का डर है। वहाँ घर वालों को बाकायदा दिखाया जाता है कि देखिए 5 स्टार में हमारा आपका बच्चा रह रहा है, बढ़िया, उसका बेड लगा हुआ है बराबर में, लगेज उठाने जाता है, वही खाता है जो मालिक खा रहा है। लेकिन एक्चुअल में वो सेक्स के लिए रखे जाते हैं बच्चे। उस बदहाली में वो बच्चे आते हैं वापस कि आप इमेजिन नहीं कर सकते उन छोटे बच्चों की, जो डर जाए आदमी के नाम पे, जो सामने आने से डरे कि हम आ जाए। सो और वो बच्चे हैं कि जो कूड़ा बीनने वाले हों, भीख मांगने वाले बच्चे हों। तभी मैं कहती हूँ ना कि क्या सरकारों को दिखते नहीं चौराहों पे खड़े हुए बच्चे कि किस बदहाली में, कैसे माने कि वो किसके बच्चे हैं। अभी मैं एक दिन गुड़गांव से आ रही थी, एक बड़े पिलर के नीचे एक बच्ची बैठी और रो रही, कोई उसके इर्द गिर्द नहीं था। बहुत देर हालांकि मैं गाड़ी लगाने की जगह नहीं थी, ये ड्राइवर चिल्लाया भी, मैंने कहा तू आगे लगा के रुक, मैं यहीं रुकती हूँ। मैंने उस बच्चे से पहले ऐसे ही पूछती रही, छोटी बच्ची थी 5-6 साल की। मैंने कहा बेटा कौन है तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? ठीक कपड़े थे उसके, ऐसे नहीं लग रहा था कि बिल्कुल भिखारी हो। उनके पापा, मैं कहा कहाँ है पापा? गए। कहाँ गए? फिर कुछ बोली नहीं, रोती रही बस वो। फिर मैं बिस्किट विस्किट हमेशा रखती हूँ गाड़ी में, मैंने उस बच्ची को दे दिए और मैं उसकी फिर शॉर्ट सी एक वीडियो बनाई कि भाई किसी की भी हो, फिर मैंने वो डाल दी कि भाई किसी की भी हो तो बच्ची को देखें ज़रा। फिर हम पास में गए तो एक पुलिस वाले को कहा भैया ये बच्ची बैठी है, तो उन्होंने कहा जी बैठी तो है पर इसके साथ कोई आदमी था। मैंने कहा फिर भी देखो अब मैं तुम्हें बता के जा रही हूँ, ये उसकी भी हमने वीडियो बनाई, मैं तुम्हें बता के जा रही हूँ बच्ची गायब नहीं होनी चाहिए अपने उसमें, क्योंकि जी आप बेफिक्र रहो, मैं भी बाल बच्चेदार आदमी हूँ, मैं देखूंगा। हमने वो अगले दिन ऐसी फेसबुक पे छोटी सी डाली कि मैंने कहा ये हालत है, कौन है इसका बाप, क्यों नहीं आते सामने और क्यों लोगों को नहीं दिखते, एक बच्चा बिसूरता हुआ नहीं दिखता आपको। लोगों ने दुनिया भर के लिखा कि वो दिया दिलाया कुछ नहीं, भाषण दे दिया उस बच्चे को। अरे तुमने कब देखा मैंने उस बच्चे को भाषण दिया? उसको कुछ पैसे ही दे देती वो बच्चा पैसे लेके कहाँ चला जाता। मैं कहा तुमने देखा कि मैंने उसको खाने को दिया, और मैं पैसा देती भी नहीं, मैं तो स्पष्ट कहती हूँ मैं किसी भिखारी को पैसा नहीं देती। तुमको खाना खा लो मेरे साथ चल के, कपड़ा चाहिए तो मुझे बता दो, मैं दिलवा दूंगी, अभी दिलवा दूंगी, लेकिन पैसा नहीं। मैं तो आप सब लोगों से भी निवेदन करती हूँ पैसा मत दो, वही भिक्षावृत्ति को बढ़ावा देता है और उसी में ही इतने बच्चे गुम हो जाते हैं। एक बच्चा जब आप देखते हैं कंधे पे पड़ा हुआ है, क्यों मानते हैं कि ये इसका ही हो सकता है? मैं तो नहीं मानती। रोता नहीं है, हंसता नहीं है, तुम बैठी हो, तुम अपने बच्चे की चिंता है। हाँ। रोएगा भी, भागोगी तुम, और रोते ही तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे दूध आ रहा है ना। ऐसा कैसी वो माँ है कि जिसको पता ही नहीं लगता कि तुम्हारा बच्चा रो रहा है? तुम्हारा बच्चा मतलब ना तो उसे गर्मी लगती है, पड़ा है कंधे पे, कभी गौर करके देखना आप निकल के, हंसता भी नहीं, वो रोता भी नहीं है, सर्दियों में वो सिकुड़ता नहीं कभी, ठंडी, और कभी माँ की छातियों में हाथ भी नहीं लगाता। हर बच्चा करता है, स्वाभाविक सा है। और यूं ही पड़ा पड़ा वो पूरा दिन उसको भीख मांगते रहते। कैसे नहीं होगा कि वो अपहृत हो सकता है बच्चा, किसी का चुराया हुआ बच्चा हो उसको सकता कुछ है। खिला के रखते हैं। खिला बिल्कुल, सोता ही रहता है जब सोता ही दिन क्यों भर रहता है? आप देखो ना गौर से, हाँ, हाँ। देखो चौराहे पे एक बच्चा जरूर मिलेगा, और बच्चे भूखा है इसलिए नहीं उठ रहा, भूखा है हाँ। इसलिए नहीं उठ रहा। अरे तो भूखा तो चलो दूध दिला रहे, ये तो मत दो पैसा। क्या पता उस बच्चे के पेट, और वो मर जाए माँ की बला से, क्या फर्क पड़ रहा है उसको अगर वो उसका है ही नहीं तो ना। तो ये ऐसा हमारी नेग्लिजेंसी, ये समाज की, मैं सबसे बड़ा दायित्व तो समाज का मानती हूँ कि समाज के लोग ध्यान नहीं देते। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, किसी को दे दिया, और अभी तो सबके पास जवाब है कि भाई फ़ोन में पैसे हैं ही नहीं, हाथ में पैसे, आप पैसा भी नहीं दे रहे, फिर क्या कर रहे हैं ये लोग, क्यों खड़े हैं सड़क पे? और आप कैसे मानते हैं कि जब घर में लड़की सुरक्षित नहीं है, एक बच्चा सुरक्षित नहीं है, घरेलू रिश्तों में भी बच्चों का शोषण हो रहा है, तो उस बच्चे का कैसे उम्मीद करते हैं इसकी रात कैसे कटती होगी जो फुटपाथ पे है? राइट। वो बच्ची क्या कर रही होगी? अक्सर दिखता है कि बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हुए, अभी 3-4 लड़कियां मुझे मिली यही परसों वरसों की बात है, और बाल उनके ऐसे हो रहे हैं बहुत। मैंने उसको बहुत प्यार से पूछा, अच्छी सी लड़कियां, हंसती हुई चली गई। मैं कहा तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, चलो मुझे मिलवाओ। तो उन्होंने तुरंत कहा, वो रहे, मिलवाया उन्होंने हमें अपने मम्मी पापा से। ठीक है, वो सब भीख मांगने वाले थे, हमें तसल्ली हुई, बच्ची ठीक थी। लेकिन जो बच्चा बोल ही नहीं रहा, हम उससे रात पूछ रहे, बेटा तुम्हारे मम्मी पापा हैं क्या? और पर उधर चल देगा बस, क्योंकि अब जवाब देना उसके हाथ में नहीं। कोई कई जोड़ी उसको आंख, मैं उसकी भी दूंगी आपको, कि जब हमने 2 बच्चों को पकड़े तो दोनों ने कहा कि भैया ले लेता है पैसे, वो भेजता है सुबह कि जाओ भीख मांग के लाओ। और मैं कहा मम्मी पापा पता नहीं, बहुत दिन से भैया ही लेता है हमसे तो पैसे, हमें नहीं याद, मम्मी पापा याद नहीं है। सोचो कहाँ से किसके बच्चे उठाए होंगे, किसके किए होंगे। अभी मेरे पास 3 बच्चों की डाटा है, अभी तो एक मतलब पुलिस वालों ने भी दिया है कि थोड़ी मदद करो। मैं आप लोगों से भी ये मदद की उम्मीद करूंगी कि अपने अपने पॉडकास्ट में डालो, जो बच्चियाँ खो गई हैं, मिल नहीं रही हैं, 14-14, 15-15 साल की बच्चियाँ हैं, तो हो सकता है आपके पॉडकास्ट के ज़रिए, क्योंकि एक
हुआ है मेरे साथ अच्छा। कि आप लोगों के पॉडकास्ट के जरिए एक बच्ची ने मुझसे संपर्क किया, कलकत्ता में सोनागाछी में थी, और उसे हमने सेफली निकाला वहाँ से। बहुत मैंने कहा बेटा तुमने फ़ोन कैसे लिया? बोली अब 1.5 साल हो गया काम करते हुए, ये मुझे फ़ोन 15 मिनट के लिए देते हैं, मैं रील देखती हूँ। तो मैंने कहा मुझे कैसे मैसेज किया? बोली मैं मैसेज वो रील देख रही थी ऐसे कर करके, लेकिन आपको मैसेज भी कर रही थी। पढ़ी लिखी लड़की थी, अच्छा। 10th कर लिया था। मैंने कहा गई कैसे? बोले मुझे किसी से प्यार हो गया था, और उसने कहा शादी करेंगे, तू अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट ले ले और आधार कार्ड ले ले, और बाहर जाके करेंगे, फिर आके मम्मी पापा से माफ़ी मांग लेंगे। तो मेरा तो आप लोगों के ज़रिए ये भी कहना है बच्चों से कि माँ बाप से ज़्यादा हितैषी आपका कोई भी नहीं है। राइट। कोई नहीं होता। अगर किसी से प्यार होता है कोई बुराई नहीं है, माँ बाप को बताओ कि हमें इससे प्यार है। माँ बाप हो सकता है उसको समझाएंगे बेटा तुम कैरियर बना लो, अभी ये भी थोड़ा और पढ़ ले, फिर हम शादी कर देंगे बाकायदा। उनसे ज़्यादा तुम्हारा कोई हित नहीं सोच सकता, तो उन्हें बताए बिना कभी भागने की कोशिश मत करो। बहुत सी बच्चियाँ प्यार में पड़ के भगाई जाती हैं, झूठा प्यार। राइट। वो बच्ची वहाँ से निकली और बहुत सेफली निकली। बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया में, जीआरपी आरपीएफ के लोग, जिन्होंने मुझे पूरी शिद्दत से उसमें मदद की और बच्ची को ला के छोड़ा। तो ऐसे मैम भी लोग आपने बताया कि ये ट्रैफिकिंग मोस्टली होती है, ह्यूमन हाँ ट्रैफिकिंग। तो होती ये है। इंटरनेशनल भी जाती हैं लड़कियां, उनको वहाँ भी देखिए भेजा जाता है? इंटरनेशनली तो नहीं मैं ये कह सकती, क्योंकि बहुत पहले गोद देने के नाम पे हमारे बच्चों की तस्करी हुई। बहुत पुरानी मैं बात कर रही हूँ, बच्चों अच्छा। की तस्करी हो रही थी अरब गोद कंट्रीज़ में, देने का, अच्छा। और वो गोदनामा बाकायदा यहाँ से होता था। उसके बाद जब वो खुला कि बच्चे ऊँट दौड़ में वहाँ शामिल हो रहे हैं, कोई गोद-वोद नहीं है, ऊँट दौड़ में शामिल हो रहे हैं। उसके बाद बड़े यूएनओ में आवाज़ उठी तो ऊँट दौड़ पे रोक लगी, और बच्चों के गोदनामे पे हमारे यहाँ से विदेशों में अब नहीं होता। अब हम यहाँ से हमारा कोई बच्चा विदेश गोद नहीं दिया जाता, और गोद लेने की भी बहुत कठिन प्रोसेस कर दिया है 11 में भी और उसमें, कि जब तक आप सारी चीज़ें नॉर्म्स पूरा नहीं करोगे आपको गोद नहीं दिया जाएगा। पहले ऐसे ही किसी पुलिस के संपर्क में आ गए तो दे दिया, जी मुझे मेरा बच्चा नहीं है, अब वो नहीं है। आपको बाकायदा सब रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो विदेश से अभी नहीं है ऐसा। हाँ, कोई इस तरह से काम के नाम पे ले जाए अपने साथ, उसका पासपोर्ट वीज़ा बनवाए बाकायदा, उसे ट्रेस करना बहुत आसान है कि आप पासपोर्ट वीज़ा के ज़रिए पता कर सकते हैं। माँ-बाप को तो पता होगा ना कि, लेकिन वो वहाँ नहीं जा रहे हैं। जिनको चुपचाप ले जाया गया, वो नहीं, उनका कभी पता नहीं लगता। तो पहले अडॉप्शन के नाम पे ले जाते थे क्या? अडॉप्शन के नाम पे बहुत बच्चे गए विदेशों में, अडॉप्शन के नाम पे बहुत कुछ हुआ पहले। और मैम जो आप ये ऊँट दौड़ की बात कर रहे थे, एक बार थोड़ा इसे एक्सप्लेन करोगे आप? देखो अरब कंट्रीज़ का अपना प्लेज़र का तरीका है। हाँ। वहाँ शेखों का एक ऊँट दौड़ का उनका खेल होता था, जिसपे ऊँट पे बच्चा बाँध दिया जाता था। 2.5 साल का, 3 साल का, 1 साल का। हाय! हाँ, वो बच्चा बाँध दिया जाता था, और जैसे ऊँट दौड़ता, बच्चा चिल्लाता, रोता। रोने से ऊँट और ज़्यादा घबरा के दौड़ता, और वो उनका अल्टीमेट प्लेज़र था। वो हँसते उस वक़्त, चिल्लाते, चीखते, और अंत में बच्चा मर जाता था। ऊँट जब तक दौड़ता है, बच्चा चिल्लाता है, और उसके बाद में जैसे ही बच्चा थमता है, ऐसे ही ऊँट थम जाता है। ये ऊँट दौड़ थी। अब ये ऊँट दौड़ पे रोक लग गई है, इस सब के बाद। ये इतना दहशत भरा था, वो अपने बच्चों से तो नहीं कराएँगे कम से कम, सब राइट। ट्रैफिक्ड बच्चे ही थे, गोदनामे के नाम पे। तो अभी विदेशों में गोद नहीं दी जाती बच्चे। उसमें मैम अलग-अलग कंट्रीज़ से बच्चे जाते होंगे। हाँ, अलग-अलग कंट्रीज़ से थे। इंडिया से बहुत बच्चे गायब हुए उस वक़्त। तो ये ऐसा जाल है ट्रैफिकिंग का, जिसको आप कहीं से नहीं वो कर सकते, या फेक मैरिजेस। हमारे पास किसी ने ये तो मैं भगवान का धन्यवाद बार-बार करती हूँ, हालाँकि नास्तिक हूँ, पूजा भी नहीं करती, पता नहीं, कि मुझे कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है कि जो मुझे सूचना दे। मुझे किसी ने कहा कि एक बच्ची, और एक हमारे बराबर का शहर है, उसके काफ़ी दूर-दराज के एक गाँव में, बड़ा इंटीरियर का गाँव था। मैंने कहा अच्छा चले, देखते हैं। फिर भी लोगों ने मुझे रोका भी कि मत जाओ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने कहा ना कि मुझे प्रभु कहीं न कहीं हाथ पकड़ते थे। वहाँ पहुँचे, और जैसे हमने थोड़ा-सा या 1-2 मीडिया वालों को कहा कि भैया थोड़ा वहाँ के कोई हों तो उनका नंबर-वंबर दे देना। तो तभी उन्होंने कहा कि अरे! आपका तो वो बच्चा है, वहाँ पे एक बच्चे का नाम लिया, जो मेरे ही सामने आया इस लाइन में, और वो उसका ट्रांसफ़र वहाँ हो गया, तो वो आपको फ़ॉलो करेगा। मैं कह रहा हूँ उससे। अच्छा। वो हमें मिल गया, कुछ हम गए वहाँ, तो हमने पूछा भई वो तुम एक लड़की को लाए हो, एक आसामी लड़की को? तो उन्होंने नहीं जी। और मैंने कहा ये कौन है जो घूंघट काट के बैठी है? ये तो बहू है हमारी। मैंने कहा किसकी बहू है? उसको बुला दो, इसके पति को, उसे देख। अजी आप कौन हो? मैंने कहा देखो सुनो, ये मीडिया के लोग भी हैं। मैं मीडिया को हमेशा अपने साथ रखती हूँ, और बहुत सपोर्टिव है मेरे साथ। तो खैर वो मैंने लड़की का चेहरा हटाया, मैंने कहा बेटा हटा, ये घूंघट-वूंघट क्या निकाल रखा है? 14-15 साल की लड़की थी, और वो आसाम की थी। वो साफ दिख रहा था कि ये
उधर से है कहीं से, सिक्किम की हो, मणिपुर की हो, आसाम की हो, ऐसे लग रहा था। तो मैंने कहा बेटा ये तुम यहाँ कैसे आई? तो उसने जो भी 2014 दिन बताया कि मेरे जीजा बेच के गया। अच्छा। मैंने कहा जीजा क्यों बेच गया? कि मुझे घर से लाया मेरे, कि वहीं पे हमारे पास काम कर लेगी, जहाँ इसकी बहन भी करती है और मैं भी करता हूँ, तो इसको भी वहीं काम दिला देंगे। और मुझे यहाँ ला के बेच गया 50,000। मैंने कहा तुम्हारे तो पंडित जी 50,000 गए, इनके घर में थी। मैंने कहा ये तो मैं लेके जाऊँगी। ना जी ऐसे कैसे ले जाओगे? मैंने तो पैसे खर्च करे, हमारे पैसे दे जाओ। मैंने कहा उसे बुला ले, कहाँ है वो जो ले गया? मैंने कहा मारूंगी 100 और गिनूंगी 1। लड़की तो मैं लेके जाऊंगी। अब लड़की तो खैर हमने ले ली, लेकिन उसके बाद लड़की ने जो रास्ते में बताया वो और भी शॉकिंग था। बोली यही एक औरत है, उसका ये नाम है, और जो अक्सर आती है, वो यहाँ नहीं रहती गाँव में, अच्छा। लेकिन वो अक्सर आती है। और वो हमारे और आपके शहर के बीच का एक शहर का नाम लिया कि वहाँ पे रहती है और वहाँ से आती है, और वो हमारी लड़कियाँ, क्योंकि वो हमारी तरफ की है, वो वहाँ से लड़कियाँ लेके आती है। और यहाँ पे तो बहुत हैं ऐसी लड़कियाँ। मैंने कहा बेटे एक आध बता सकती हो? बोली नहीं मुझे तो क्या पता, मैं तो अंदर ही बंद रहती हूँ, लेकिन मुझे ये पता लगा कि यहाँ पे बहुत है, बातचीत के दौरान। मैंने कहा तुम चाहती हो वहाँ शादी करना? बोले कैसे? वो तो 50 साल का आदमी है, जो उसके तो बीवी मर गई, बड़े बड़े लड़के हैं, उन लड़के भी मुझसे बड़े। तो उसने कहा लड़के भी मुझसे बड़े हैं। सोचो, इस तरह की शादी के नाम पे पैसा, बस ये कि एक औरत चाहिए उन्हें, और कुछ नहीं, बच्चे थोड़ी पैदा करने हैं अब, तो औरत चाहिए इस तरह। और उसके बाद उसका कोई भविष्य नहीं होता। अगर वो आदमी मर जाए तो ना उसका जमीन में कहीं नाम होता है, जायदाद में होता, कहीं कुछ नहीं होता। ये भी सच्चाई है। ऐसी किसी भी औरत का मैंने आज तक, जिन्होंने घर बसाने के लिए भी ठीक ठाक भी शादी की, कि ले आए चलो जी वहाँ से ले आओ, वहाँ से ले आओ, वहाँ से ले आओ, उस औरत के नाम पे घर भी किया हो कभी, कितने ही वो संपन्न क्यों ना हो, राइट। कभी आज तक मैंने नहीं देखा। तो मैं इसलिए उसे कहती हूँ कि ये बदहाल जिंदगी है, उनके से जैसी ये जिंदगी। वो 10 के साथ उनका सेक्स करना हो रहा है, वो 1 के साथ करना हो रहा है। बाकी उनका बच्चे भी पैदा करेंगी, बच्चों के नाम पे संपत्ति होगी, सब कुछ होगा, लेकिन उसके भी नहीं, कभी भी। मैम इनको काम का झांसा दे के ले आते होंगे या कुछ नशा वगैरह करा के ले आते होंगे? देखिए जैसे मैंने बताया, वो तो जीजा ही ले आया, हाँ। और काम के नाम पे लाते हैं, गरीबी और बदहाली का सब भुनाते हैं। वो तो हम्म। बाकायदा कह के लाते हैं उनके परिवार से, जो फेक मैरिजेस कराते हैं कि भाई लेके जा रहे हैं। और फिर माँ बाप को एक बार 50,000, 30,000, 25,000 मिल गए, फिर वो नहीं पूछते कहाँ गई लड़की। गरीबी इतना बड़ा हथियार है इस ट्रैफिकिंग का कि इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता। मैम ऐसी कॉलेज में भी गर्ल्स ड्रग्स करके और ये सब करके इन सब चीज़ों में आ रही हैं, तो ये वॉलंटियरी भी आ रही है या इन्हें भी ड्रग्स का नशे की आदत डाल के ब्लैकमेल करके लेके देखिए आए जा रहे हैं? मैं बिल्कुल नहीं मानती कि ये इनको कोई नशा करा के लाता। 3 दिन से मुझसे कोई बात कर रहा था, मैं अभी बता रही, 3 दिन से मुझे लगातार एक फैमिली बात कर रही थी, हमारे बच्चे को ऐसे कर रहे हैं, स्कूल वाले ये कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं, और ये पढ़ने में कमज़ोर है हमारा बच्चा इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने कल सख्ती की तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें भेजी जो आपको भी मैं भेजूँगी। वो जो जैसे उसने कहा ना कि एक वो 4 सुट्टे करने पड़ते हैं। मैंने कहा मैं नहीं समझ पाई। भाई 4 कश लेने पड़ते हैं, वो सुट्टे कहते हैं उसको। 4 कश लेने पड़ते, 4 कश में वो ख़त्म होती है, और वो 2200 रुपये की है। अच्छा। नशा कोई? हाँ, और वो नशा करके मेरे बेटे को 4 दिन से भी नहीं उतरा आज तक नशा। और वो इतना हाइपर है इस समय कि अगर हम उसे छोड़ दें तो हमें मार देगा जान से। मात्र 9th में पढ़ने वाला बच्चा, 9th क्लास में? 9th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा। तो आप कैसे उम्मीद नहीं कर रही कि बड़े कॉलेजेस में जाके ये बच्चे नशा नहीं कर रहे, लड़कियां नशा नहीं कर रही, लड़के नशा नहीं कर रहे। हालांकि आप जैसे लोगों को देख के मुझे हमेशा उम्मीद की किरण बनी रहती है कि कहीं तो है अभी दुनिया, मगर बहुत बुरा हाल है। जो एक बार इस नशे में फंसा, उसके पास वापसी का रास्ता नहीं है, मुझे ऐसा लगा उस बच्चे का सुन के। हालांकि उसकी माँ ने मुझे कहा कि आप एक बार इसको मिलो, इसके साथ बात करोगी तो हो सकता है इसको समझ में आ जाए, आपसे थोड़ा सा वो भी रखता है। तो मैंने कहा नहीं भाई, मुझे नहीं लग रहा कि ये अब सुनेगा, क्योंकि माँ बाप जो इतना तुम इस पर खर्चा कर रहे हो, इसकी हर बात को मान रहे हो, और तुम्हें आज तक पता नहीं लगने दिया। और वो तो उन्होंने ये भी लगाया कि भाई पिस्टल विस्टल चलाई है कॉलेज में, प्रतिष्ठित कॉलेज है। तो मैम आजकल कुछ ज़्यादा हो गया कॉलेज में ज़्यादा बच्चों का? ज़्यादा हो गया। और पता कोई है इसके रैकेट्स होते हैं पीछे, नहीं डीलर्स नहीं, कोई होते रैकेट नहीं है, हैं? कोई रैकेट नहीं है इसके पीछे। देखिए ये कैसे है। अच्छा। एक ज़माना था कि हमारा टाइम था, माँ बाप कहते थे स्कूल वालों से कि केवल हड्डी हड्डी दे देना हमें, तो अच्छा। मारो पीटो कुछ भी करो, पढ़ना है बस बच्चा, हाँ, है ना। मेरे और पहले आज आपने अगर ये भी कह दिया कि हाँ कैसे खड़े हो, और हम पूरा पूरा दिन हाथ ऊपर करके खड़े हैं, लड़के हैं तो मुर्गा बने पड़े हैं, कभी माँ बाप नहीं आए। लेकिन आज आप जरा सा कह लो तो मुकदमा कर देंगे आप पे, बच्चे ही क्यों बोल करेंगे? देते हैं कि हम केस कर देंगे, केस ऐसा कर कुछ देंगे बच्चे क्या, तो फिर वो बच्चे- क्यों करेंगे भाई?
टीचर्स क्यों छेड़ेंगे? आप नशा करो, उन्होंने भी कह दिया उन स्कूल वालों ने, हमको नहीं पता चला ये कब नशा करते हैं, और हमारे स्कूल में नहीं होता, बाहर करता होगा। बच्चा छुड़ा लिया उन्होंने बिल्कुल एकदम। क्यों? क्योंकि हम नहीं कह रहे। उसके बाद भी वो पेरेंट्स उसका फेवर लेके स्कूल में पहुंचे, तो जब मैं ना डांट डापट लगाऊं तो वो फिर दोबारा भी जाते। तो फिर कैसे रोकोगे आप? और एक बार देखिए, एक बार तो आदत पड़ी, फिर नहीं है। ये नशा नहीं छूटता, शराब का छूट जाएगा। आप किसी भी जगह भेज दो इनको, ये जो नशे के एडिक्ट हैं, ये बच्चे कहीं से नहीं सुधर के आए कभी, कहीं भी आप भेज दो, लड़कियां हो या लड़के हो। आजकल तो आपके सो कॉल्ड ये हाईटेक सिटी, देखती हूँ कि लड़कियां सड़क पे भी जा रही हैं तो ई सिगरेट जिसको कह रही हैं, उसके धुएं उड़ाते जा रही हैं। वे वो पता नहीं क्या हाँ कहते हैं ना उसको कुछ। हाँ, तो क्या आप कर रहे हो? क्या आपके माँ बाप को नहीं पता है कि आप सिगरेट पी? चलिए मैं कह रही हूँ आप यहाँ पढ़ने आ रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, नहीं पता लगा माँ बाप को, या आप घर जाते कितनी देर रह पाते हो सिगरेट के बिना? माँ बाप को आती नहीं है क्या महक सब पता घर लग में? जाता है। और आजकल तो सब फ्लैट्स में है, तो आप लोगों को तो तुरंत पता लग जाती होगी कि भाई क्या महक आ रही है बच्चे की उससे। राइट। तो ये हमारा दोष है। इसको हमने जो बढ़ावा दिया ना ट्रैफिकिंग को, वो हमने दिया इस मामले में। तो अब लड़कियां क्या कर रही हैं? ट्रैफिकिंग ही नहीं, मैं कह रही हूँ कॉलेज में जो हो रहा है, लड़कियां भी लड़के भी लग्जरी जुटाने के लिए, इस नशे को जुटाने के लिए कुछ भी करेंगे। इजी मनी तो चाहिए ना, माँ बाप नशे के लिए पैसा थोड़ी देंगे। राइट। कर रहे हैं फिर जो भी उन्हें करना होगा, वो फिर चाहे स्कॉट सर्विसेज में जा रहे हों, बाहर की भी लड़कियां हैं, जॉब की भी लड़कियां हैं, कॉलेज से भी कुछ लड़कियां हैं। मगर हालांकि उम्मीद की किरण नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि मुझे इतने अच्छे बच्चे मिलते हैं मेरे पास, इंटर्नशिप के लिए आते हैं, मैं उनके चेहरे देख के सोचती हूँ कि कितने मासूम से बच्चे हैं, अच्छी खासी हायर एजुकेशन में है, और वो भी हैं बच्चियाँ कि जिनके चेहरे पर शर्म नहीं है बिल्कुल भी, और ऐसे धुआं उड़ा के क्यों। तो जो मैंने एक लड़की को रोक लिया था एक बार, तो मैंने कहा बेटा तुम्हारी और कुछ नहीं, ये तो शराब से भी गंदा है, तुम्हारे फेफड़े खराब कर देगा, कल तुम्हें लीवर में भी दिक्कत हो जाएगी। तो माँ हो मेरी, मैं तो अपनी माँ की भी नहीं सुनती। मैंने कहा अच्छा सॉरी, बताइए क्या कर सकते हो, और कश लगाते हुए चलिए। तो इसमें मैंने दोष मानती। मैं तो देखिए, कहते हैं ना एक पुरानी है कहावत की, समर्थ को नहीं दोष सही। आप उनके पेरेंट्स से कह के देख लो, जो समर्थ है उसका कोई दोष नहीं है, और गरीब के पास ये लग्जरी नहीं है। मैं तो इस नशे को भी अब लग्जरी मान रही हूँ। कोई आपके पास हो नहीं, गरीब है तो वो है कि जिसको भीख मांगने के लिए इसका अपहरण कर लिया गया, जो घर से भागा तो लौट नहीं पाया, और जिसको कहीं रास्ता भूल गया, भटक गया, तो जिसके चंगुल में आ गया, वो फ्लूट पीते हैं नशे के लिए, उनको दिया जाता है। 24 घंटे उनके नाखून हाथ सब सफ़ेद रहते हैं, और जो उसका थिनर है उसको कपड़े में डाल के ऐसे। मैं इसका ऐसा आपको उदाहरण बताती हूँ। एक बच्चा जीआरपी ने हमें दिया, और 4-5 साल का था, और शायद नया नया उसको नशा सिखाया जा रहा होगा। 4-5 साल का 4-5 बच्चा साल का गोल मटोल सा बच्चा था। तो ऐसे मेरी चेयर के पास मैंने यहीं एक स्टूल डाल के उसको बिठाया, तो थोड़ी देर में उसने मेरी मेज पे ही ऐसे सिर रख लिया, और पता नहीं कैसे उसने कंप्यूटर के पीछे रखा हुआ एक डस्टिंग करने के लिए कपड़ा रखा हुआ था, इन्होंने वो कपड़ा निकाल लिया, और उसको लेके ऐसे उसने मुंह में डाला और सो गया। अभी तक उसे ये भी नहीं पता था कपड़ा तुम्हें क्यों दिया जाता है, बस उसे ये पता था कि इस कपड़े को लगाऊंगा तो नींद आ जाएगी मुझे केवल। तो हो सकता है माँ बाप को भूल गया हो उस तरह, नहीं याद आते हो, तो उसे ये भी नहीं पता था ये गंदा कपड़ा, धूल है, मिट्टी है। मैंने बड़ी मुश्किल से निकाला, बेटा ये नहीं, चाय पिलाऊंगा, नहीं मांग रहा था, वही मांग रहा कपड़ा। इतना छोटा बच्चा एडिक्ट कर दिया था। हम सबकी आंखों में आंसू थे उस समय। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि, पर वो तो अच्छा चिल्ड्रन होम में दिया, हमने दिया ही नहीं। फिर रेड लाइट पे भी तो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, फ्लूट ऐसे सूंघ रहे होते हैं, देखा देखिए है। कैसे सूंघते हैं वो, हाँ। और वो कभी वापस नहीं लौटते। हमने बहुत बच्चे ऐसे हैं Right. जिनको हमने निकाला, वो फिर वापस आए, भाग नहीं के आए। आए। क्योंकि उन्हें उस नशे की आदत पड़ चुकी है, हाँ, अब उसके बिना और नहीं मेरी हो तो ये सकता। स्थिति है कि मैं गाजियाबाद से सहारनपुर तक किसी स्टेशन पे चली जाऊँ, मतलब ऐसी किसी को रिसीव करने भी जाऊँ, तो बच्चे भाग जाते ओह। हैं, लेके जाएंगे। तो कितना ही मैं ऐसे करूँ कि मुझे वो बहुत दुखद होता है कि ऐसे बच्चों को मैं नहीं संभाल पाई कभी भी। सोचो किसके बच्चे होंगे वो, कम से कम उन माँ बाप के तो नहीं है जो उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उनके तो नहीं है। जैसे खोए हुए, मैंने हज़ारों बच्चे निकाले हैं ऐसे खोए हुए, जिनका घर नहीं मिला उनको कभी, और पता नहीं मंशा क्यों नहीं है लोगों की। मैं 3000 के बच्चों को घर भेज पाई हूँ जो बरसों से खोए हुए थे, छोटे छोटे बड़े बड़े। नहीं है हमारे, जब तक सरकार नहीं इन तरफ ध्यान देगी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक ऐसी चीज़ है जो एक ऐसा जाल है जिससे आसानी से निकलना मुमकिन नहीं है, एक बार घुसे तो इसको चक्कर में। मगर अगर सरकारें ध्यान दें तो मैं नहीं समझती कि कुछ होगा। क्या सरकार के नुमाइंदे, सरकार के मंत्री संतरी इन चौराहों से नहीं गुजरते, उन्हें बच्चे नहीं दिखते? मैम ये सब कुछ ना लिंक्ड लगता है। नहीं,
कई बार ऐसा होता है ना कि आपने सुना होगा कहावत कि कबूतर बिल्ली को देख के आंख बंद करता है हाँ कि अब मुझे नहीं खाएगी, दिख नहीं हाँ रही मुझे, है ना। सरकार ये सोच लेती है कि हम तो कबूतर हो गए, हमें दिख ही नहीं रही है, ना चुराहो के बच्चे दिख रहे हैं, ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग दिखी, इनके एजेंडे में नहीं है। कल तो चुनाव होंगे 27 में, आप फिर देख लेना उनका एजेंडा, क्योंकि उनके मुखपत्र लिए आएगा, कोई आवाज उठाने हम्म वाला नहीं है, तो कोई सरकार नहीं, क्यों अपना टाइम वेस्ट कोई करे, एक मुकदमा उनको तो नहीं टाइम लिखा वेस्ट जाता। लगता है। अभी मेरे एक बच्ची दिल्ली से जो बरामद हुई है, वो बंदा मुझे फ़ोन करता है और कहीं बहुत दूर, कुछ बिहार के थे, बहुत दूर के। तो उन्होंने कहा मैडम जी हमारा बच्ची एक ही है और गायब हो गई है। मैंने कहा बेटा बताओ तुम कहाँ से बोल रहे हो? बोले मुझे आपसे मिलना है। मैंने कहा मेरे पास आने की तो तब सोचना, मैं बहुत दूर हूँ, पहले बताओ कहाँ पे। बोले जी अब तो मैं दिल्ली आया हूँ, हमें ये कुछ मिला है लिंक, और हमारे साथ कुछ पुलिस वाले भी आए हुए हैं, लेकिन लिंक मिला कि लड़का लड़की भागे घर से, और कब हुआ, वैलेंटाइन वीक में प्रेम हुआ, अभी इसी वैलेंटाइन वीक में। अरे हाँ अच्छा हाँ हाँ, अभी अभी हुआ। और वो क्या था अभी बीच में, हक डे या रोज डे जो भी रहा हुआ, उस दिन उस लड़के ने उसको खून से, चाहे वो शाही से लिखा हो, खून से खत लिखा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तुझसे शादी करना, चल भाग चलते हैं। ये अब भी होता है। हाँ देखिए, वो ले लिया उस लड़की ने, उसको बैग में रखा और भाग गई, हाँ लड़के के साथ भाग गई। 4 दिन का प्रेम, अभी तो वैलेंटाइन डे भी नहीं मनाया था, और भाग गई। और सोची माँ बाप की अकेली बेटी, तो वो बड़ा संकोच कर रहे थे। मैंने कहा भैया खुल के बताओ बात क्या है। बोले जी जो लड़का है ना, जिस बिरादरी से आप हो उससे है। हमने कहा इसलिए नहीं बता रहे केवल, अरे वो किसी बिरादरी से, मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे लिए बच्ची मस्ट है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम बताओ। बोले जी बुलाया, हमने ऐसे देखा कि वो लोग ना फ़ोन नहीं ले गए, घर पे रख गए, कितनी शातिर तरीके से खेले इतने 5 दिन के प्रेम में। और वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी, और मैं उससे कहती हूँ कि नहीं किस्मत अच्छी नहीं थी इतनी, शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि तुमने मुझसे संपर्क किया। तो वो बच्ची मतलब वहाँ से जैसे चले तो फ़ोन छोड़ दिए, उसके बाद जो भी कोई मिलता गया उसी का ही फ़ोन मांग ले, हमारा फ़ोन रह गया और घर भूल गए हम कॉल देना, करना ये मेरा भाई है, अच्छा वो कहता है ये मेरी बहन है, फ़ोन दे देता कोई। तो वो करते थे, जिसको फ़ोन कर रहे थे उसे भी वो, अच्छा इंस्टाग्राम पे भी फ़ोन होता है क्या? हाँ नहीं जी मैं नहीं जानती हूँ। हाँ हाँ वो जी इंस्टाग्राम पे कुछ उसको फ़ोन वोन कर रहे थे, अच्छा मतलब शायद नहीं पकड़ में आता हो या भगवान हाँ जाने क्या था। हाँ तो उन्होंने उसको कुछ खंगालना शुरू किया कि कुछ हो, उनको कुछ डाउट था उस लड़के पे। नहीं डाउट नहीं था, उसका जब फ़ोन खोला तो उस फ़ोन में आखिरी मैसेज उस लड़के को था, किसी लड़के को, और कहा था हम निकल गए घर से, आ रहे हैं। अच्छा हाँ, और फिर दूसरा मैसेज किसी और, जब उन्होंने सब खोला खाला होगा, वो देखा होगा उसका, तो उस पे उसी लड़के का देखा उन्होंने, इंस्टाग्राम राम पुलिस ने खोला, उस पे आया कि हम स्टेशन पहुंच गए, तुम हमें लेने आ जाओ। अच्छा हाँ, तो मैंने कहा फिर वो आया लेने? तो बोले जी पता नहीं, पुलिस कहती है नहीं लेने आया। तो मैंने कहा उसके घर गए तुम? तो बोले यहीं बुला लिया था उन्हें, हम एक यहाँ लॉज में टिके हुए हैं, वो लड़के वाले भी आए हुए हैं, वो अलग में, हम दूसरे में हैं, और पुलिस वाले भी हैं। तो वो लेके आए, उसके माँ बाप को बुलाया, वो लड़का जो था लड़के को बुलाया, तो उन्होंने कहते जी हमारे पास तो आए नहीं, हमने तो फिर हम आए नहीं, हमने अपने लड़के को आने नहीं दिया, क्यों लेंगे हम किसी की लड़की हैं। तो मैंने कहा क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो, तुम उनके घर नहीं गए? बोले जी पुलिस वाले गए नहीं। अरे तो मैंने कहा तुम बाप हो भाई, तुम जाओ। तो मैंने कहा जरा मेरी बात कराओ, कोई भी पुलिस वाला होता है। उसने कहा जी ये तो 2 सिपाही हैं मेरे साथ, एक दीवान जी। मैंने कहा अच्छा तो इंस्पेक्टर का दो नंबर। बोले जी फिर वही, फिर संकोच करने लगा। मैंने कहा अब क्या हो गया? बोले जी वो भी आपकी बिरादरी के हैं। मैंने कहा ये कैसी बात, मैं बार बार कह रही हूँ मुझे बेटी की सुरक्षा से मतलब है, मुझे बिरादरी से कोई मतलब नहीं, तुम मुझे दो। उसने मुझे दे दिया, मैंने वहाँ बात की, खैर वो 5 मिनट में लड़की मिल गई, छठी नहीं लगी, उन्हीं के घर में मिली जिनको बुला के वहाँ बात कर ली थी। उनको बेनिफिट दिया जा रहा था बस ये कि भाई वो एक वो है, उनके बच्चे नहीं जेल जाने चाहिए, वो लड़का भी जेल नहीं जाना चाहिए। हाँ लड़का भगा दिया था पहले से, उन्होंने कह दिया कि हम नहीं कुछ भी करना चाहते, हम तो अपनी लड़की घर ले जाएंगे बस, आप जानो आपका काम जानो। तो और मैम अगर नहीं आती तो क्यों दिल्ली आए, क्यों, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दोनों नाबालिग। तो मैम कोई ऐसा केस या आपने कोई किसी लड़की को रेस्क्यू किया हो, कोई कॉलेज से हो, नामी घर से हो, अच्छे घर से हो, तो ऐसा कोई केस आप शेयर करना मैंने अभी जो चाहो? बताया आपको सोनागाछी से जो निकली, बहुत अच्छे घर की लड़की है, अच्छे घर की थी अच्छे घर की लड़की है, और वो लड़का ऐसे दिखता है कि उसकी जो फोटोज़ हैं कि बेहद स्मार्ट, और बड़े बॉडी वॉडी बना के एकदम स्मार्ट, कोई भी देख के उसको एकदम करे कि भाई हाँ मैं अपनी लड़की की दे दूंगा, कोई बात नहीं। उसने उसको सालों घुमाया, और 15 साल की भी नहीं थी वो, हाई स्कूल के एग्ज़ाम दे के हटी थी, और उसको कहा कि चल शादी करेंगे। तो
लड़की ने भी ठीक है, क्योंकि ऐसा करना है, एक वो ले लो अपना प्रमाण पत्र जन्म के लिए, तो हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी, अपना आधार कार्ड लेना, आधार कार्ड को नहीं मांगते उम्र का, वो लेके चली आई उसके साथ और ले जाकर वहाँ भेज दिया सोनागाछी में, कलकत्ता। सोचो। और अगर मैं तो थैंक्स करती हूँ आप सबको, अगर आपका पॉडकास्ट वो ना देखती और इसके ज़रिए मुझसे संपर्क ना करती तो वहीं ज़िंदगी गुजर जाती। ये प्यारी सी बच्ची है, दिखाऊंगी मैं, ये सुंदर सी बच्ची है। पहले तो मैंने यकीन नहीं किया जब उसने बात किया, मैंने कहा बेटा मैं क्यों मानूं कि ये ट्रैप नहीं है, तो उसने कहा जी मैं अपना आधार कार्ड वो भेज रही हूँ, मार्कशीट उसने भेजी। मैंने कहा फिर भी मैं क्यों मानूं, बोली मैं तेरे पास फ़ोन क्यों है, केवल 10 मिनट के लिए, आप फ़ोन मत करना इस पर कभी भी, मैं हर दिन इसी समय करूँगी आपको। तो खैर मैंने कुछ दिन बाद उस पर यकीन किया फिर अपनी लिंक्स पे बात की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है वो आ जाए किसी तरह हावड़ा स्टेशन, यहाँ से हम जानते हैं फिर कैसे पहुँचाना आप तक। तो लगा तो 1.5 दिन, लेकिन थैंक गॉड बच्ची आई और सुरक्षित आई। अब जो भी था उसके साथ, हमने कभी विसार दे बच्चे, याद भी मत रखना कभी तुम उस जगह गई हो उस गंद में। हाँ एक गलती हमने की कि उसके माँ बाप को नहीं बताया कि ये ऐसी जगह से निकाली है, बस। अकेली बच्ची थी, पता नहीं कैसे रिएक्ट करते, क्या टूट जाते, क्या होता, या नहीं बर्दाश्त कर पाते, वो नहीं बताया। तो मैम उनको आपने कुछ और स्टोरी बताई है? उनको बता दिया कि ये तो आ गई थी हमारे पास ही, हमारे पास थी, बता ही नहीं रही थी, नारी निकेतन में छोड़ रखा था, तो अब इसने बताया है आशा ज्योति केंद्र में थी ये, तो अब छोड़ के आपको दे दिया इसको, नहीं बताया। मैम ऐसे कोई केस किसी बड़े कॉलेज के आपके सामने है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू या इस टाइप के ड्रग्स के केस, या कोई भी ये यूनिवर्सिटी तो से खुले related? हैं, ये तो आपके सामने, मैं तो बहुत बड़े कॉलेज की बात आपसे कर रही हूँ जो ड्रग्स की कर रही हूँ, और जो पूरे हिंदुस्तान भर में जिसकी ब्रांचेस है, मैं उस कॉलेज की बात कर रही हूँ, इस बच्चे की। ड्रग्स से तो कोई अछूता नहीं, बल्कि मैंने उन्हीं के इस एक ब्रांच में काम करने वाले को आज ही फ़ोन किया। अब रास्ते में चलते चलते वो थोड़ा मुझसे वो रखते हैं बहन जैसा नाता, शहर के ही हैं हमारे, तो उन्होंने मुझे कहा कि बहन जी ये नहीं हो सकता। मैंने कहा तो मैं आपको कुछ सबूत भेज रही हूँ, आप बता दो। और देखिए उस बच्चे से माफ़ीनामा लिखवा लिया स्कूल ने कि मैं भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूँगी, बस सब बस okay. खत्म। लेकिन जिसका वो लगातार नाम ले रहा है कि उसने सिखाया मुझे, वो लाता है, वो करता है, उसका नहीं कुछ भी हुआ, कोई किसी ने छुआ भी नहीं उसे। मतलब बड़े कॉलेजेस में ज़्यादा हाँ, चल रहा है ये। ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। एक बहुत बड़ी घटना हुई, मैं बताती हूँ आपको। मेरे इंटर्न्स कुछ आए हुए थे और एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के थे, तो मेरे शहर के थे लेकिन वहाँ पढ़ते थे। अचानक एक दिन उन बच्चों ने मुझे कहा, वो 6-6 महीने की इंटर्नशिप एक आती है, तो उसमें वो बच्चे टुकड़ों में आते। तो उन्होंने कहा जी हमारे कॉलेज में कुछ हो गया है, यूनिवर्सिटी में कुछ हो गया है। एक लड़की रात को अपने फ्रेंड के साथ खाना खाने निकली। पहले तो मुझे समझ नहीं आता हॉस्टल से कैसे निकल जाते हैं बच्चे रात को 1-1:30 बजे। हमको तो ये पता था हॉस्टल से 7 बजे के बाद बच्चा निकल ही नहीं सकता, कम से कम कॉलेज के। उससे वही प्राइवेट में कोई रह रहा हो पीजी में वो जाने, हालांकि पीजी वाले भी रखते हैं कि भाई नहीं इतनी देर के बाद नहीं जाओगे। वो रात को निकली खाना खाने, उस जैसे यूनिवर्सिटीज़ के बाहर अक्सर लगे रहते हैं ठेले वेले, बहुत सारे देर रात तक भी बच्चे घूमते फिरते रहते हैं। तो तभी कुछ लोग आए और वो इसी खास ड्रेस में थे किसी, और उनको खींच के ले गए कि तुम सब ये कर रहे हो और ये अय्याशी कर रहे हो। और 3 लड़कों जो 3 ले गए, तीनों ने रेप किया उस बच्ची के साथ। Oh my और देखो God. उन्होंने माफ़ीनामा लिखवा के यूनिवर्सिटी ने उसे उसके घर भेज दिया। अब जाओ झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो, क्योंकि अखबारों में छप गया, सब कुछ हो गया। वो बच्चे इतने घबरा गए जो इंटर्न थी लड़कियाँ, कह रही हम क्या करेंगे, हम जाएँ क्या? मैंने कहा बेटा सब जगह सब चीज़ें नहीं है, तुम ठीक हो तो सब ठीक है। उसको भी रात को, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन देर रात नहीं जाना चाहिए था बाहर, पता नहीं दुनिया गंदी है, आप अच्छे हो पर। और शारीरिक रूप से मेरा लड़कियों से ये भी कहना रहता है कि ये मत कहो कि हम क्यों बाहर ना जाएं रात को, लड़के ही क्यों जाएं, हम पे क्यों रोक टोक। बेटा हम शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, हम कितना भी विरोध करेंगे, हम एजुकेशन में, ज्ञान में, मेधा में हम आगे हो सकते हैं, मगर शारीरिक रूप से हम हमेशा कमज़ोर रहेंगे। तो ये कमज़ोर पे ताकत की आजमाइश करने वाले बहुत हैं दुनिया में, वो मत करो। मैं, पता होगा आप लोगों को, मैं पीयूष मिश्रा को फॉलो भी करती हूँ और थोड़ा मुझे भी लोग कहते हैं लेफ्टिस्ट हैं। वो कहते थे कि जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया, लेकिन अब वो भी शायद थक गए, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भगत सिंह गए छुट्टी पे, टॉम क्रूज को लाओ। तो थकाओ मत हम लोगों को, वापस आ जाओ अपनी दुनिया में, अपनी हिंदुस्तान की संस्कृति में, सभ्यता में, इसको वापस लौटा लो। और आप ही लोगों के हाथ में, हम तो आखिरी जाती हुई दुनिया है, कल आपको ही देखना है कि कैसे हम गर्त में जा रहे हैं। गर्त में जाने से आप लोगों की जिम्मेदारी है बचाने की, बस। बहुत गहरी और खूबसूरत बातें कही हैं मैम ने।
सो मैम फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि हमारी ऑडियंस को इस बार फिर से बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली और बहुत सारी जागरूकता भी आपको बढ़ी होगी। आप देख रहे होंगे कि दुनिया में चल क्या रहा है और हम लोग को मिलके ही करना होगा। मैम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये किसी एक इंसान से होने वाला एफर्ट नहीं है, सबको मिलके कलेक्टिव एफर्ट करने होंगे। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा केस आता है तो तुरंत आप इसके लिए आवाज़ उठाएं। और आजकल तो सोशल मीडिया ही इतना पावरफुल हो गया है। नहीं, मैं उसके लिए एक छोटा सा और आपसे कहना चाहती हूँ कि एक हम नहीं यूज़ कर रहे, हिंदुस्तान में नहीं यूज़ कर रहे, लेकिन वैश्विक है ये, ग्लोबल सिग्नल फॉर हेल्प है, उसको भी यूज़ करना सिखाएं अपने बच्चों को भी और खुद भी ऐसे नहीं, मान लीजिए बच्चे ने तो सीख लिया, ये एक ग्लोबल सिग्नल है, इसको ऐसे करके अगर आपको कोई दिखता है तो आप समझिए कि वो आपसे हेल्प मांग रहा है। हाँ ये सिखाइए अपने बच्चे को भी हम्म। और खुद भी सीखिए, क्योंकि अगर बच्चा ऐसे कर भी रहा है और आपको नहीं पता, बड़े लोगों को नहीं पता, तो कौन हेल्प करेगा? राइट तो और बच्चों को सिखाइए, किसी मुसीबत में हो, रास्ता भूल गए हो तो भी करो, किस किस से मदद मांगो, कोई नहीं देगा, और राइट कोई तुम्हें ले जा रहा है अननेसेसरी तो भी करो, कोई मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा है तो भी करो, कोई तो देखेगा। ये बहुत जरूरी है। गाइस ये याद रखना ये बहुत जरूरी है, अपने बच्चों को भी सिखाना और और अपने ये आसपास ग्लोबल के सिग्नल लोगों है, को भी सिखाना। वैश्विक तौर पे इसको यूज किया जा रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान को छोड़ के। और गाइस जैसे लास्ट टाइम आपने मैम की रील्स बहुत वायरल की थी, बहुत लोगों तक गई थी, और मैम ने उन रील्स से बहुत लोगों की मदद करी है, बहुत लोगों तक पहुंची थी वो रील। तो वैसे ही ये वाली सारी रील्स भी वायरल कर देना, और मैम को मतलब इतना अच्छा काम करिए मैम, तो हम तो हमेशा ही कहते हैं हैट्स ऑफ। Hats off. थैंक यू। We are very proud of Yeah. you, ma'am. तो मैम को So- तो हम हमेशा बुलाते रहेंगे, ठीक है? तो मैम थैंक यू सो मच आप आए। Thank you so much, ma'am. थैंक यू बुलाने के लिए, थैंक यू।